अस्सलामुअलैकुम। सच बता दूं मैं खुशामदी। कुदरत ने औरत को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। अगर वो अपनी इन सलाहियतों का दुरुस्त इस्तेमाल करे तो बड़े से बड़ा पहाड़ सर कर सकती है। औरत कई रूप में हमारे सामने है और हर रूप में उसने अपना किरदार बखूबी निभाया है। अगर वो माँ है तो अपने बच्चों के लिए जन्नत है, जो उनकी तालीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो देकर उन्हें काबिल इंसान बनाती है। अगर बेटी है तो वालिदैन के लिए रहमत है, जो अपने माँ बाप की खिदमत करती है और उनका सहारा बनती है। अगर बहन है तो मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल है। बीवी है तो जिंदगी भर अपने शौहर का साथ निभाती, हर सुख और दुख में उसका साथ देती और हर ऊंच नीच में कदम से कदम मिलाकर चलती है। और सबसे बढ़कर अगर अपनी औलाद की या अपने खानदान की कफील है तो अज़्म हिम्मत का निशान बनती है। गर्ज ये कि औरत का हर रूप मिसाली है। यही वजह है कि औरत की लाजवाल कुर्बानियों पर खिराज तहसीन पेश करने और मुआशरे में उन्हें जायज मकाम और मर्दों के बराबर हुकूक दिलवाने के लिए 1911 में पहली बार खवातीन का आलमी दिन मनाया गया। इस सिलसिले को बरकरार रखते हुए इस साल भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसकी तारीख कुछ यूं है कि 8 मार्च 1907 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक गारमेंट्स फैक्ट्री में 10 घंटे रोजाना काम करने वाली खवातीन ने औकात कार कम करने के लिए एक तारीखी मुजाहिरा किया। उन खवातीन का मुतालबा था कि उन्हें मर्दों के बराबर हुकूक दिए जाएं। पुलिस ने इन खवातीन पर बेहिमाना तशद्दुद किया। मुजाहिरा करने वाली के खिलाफ घुड़सवार दस्तों को इस्तेमाल किया गया और न्यूयॉर्क पुलिस ने मुजाहिरा करने वाली खवातीन को गिरफ्तार किया। इस वाक़े के बाद यूरोपीय ममालिक में हर साल आलमी कॉन्फ्रेंस बराए खवातीन का इनेकाद होने लगा। सबसे पहले 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने औरतों का दिन मनाने की करारदाद मंजूर की। 1913 तक हर साल फरवरी के आखिरी इतवार को औरतों का दिन मनाया जाता था। फिर 1913 में पहली दफा रूस में खवातीन का आलमी दिन मनाया गया। पहली सोशलिस्ट रियासत सोवियत यूनियन ने सरकारी तौर पर 8 मार्च को खवातीन का कौमी दिन मनाया। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि खवातीन की मुआशरे में अहमियत उजागर करने के लिए जहाँ दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जाता है, वहीं खवातीन ने भी साबित किया है कि उनकी शमूलियत के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। आलमी दिन मनाने के मौके पर इन बहादुर खवातीन को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा, जिन्होंने अपने हुकूक के हुसूल के लिए जंग लड़ी। इस दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक की हजारों तंजीमें खवातीन की समाजी, सियासी और इक्तसादी तरक्की के लिए कोशिशों को उजागर करने के लिए वॉक्स और तकारीब का एहतमाम करती हैं। पाकिस्तान में भी हर साल की तरह इस साल भी खवातीन का आलमी दिन बड़े जोश और जज्बे से मनाया तो जाएगा, लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी बल्कि मानना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान जैसे माशरे में खवातीन के बेपनाह मसाइल भी हैं। अवलीन तो ये कि पसमानदा जहनीत के औरत को अपने से कमतर समझा जाता है। खवातीन को विरासत में से हिस्सा नहीं दिया जाता। खवातीन को तालीम और रोजगार के यकसा मौके फराहम नहीं किए जाते। खवातीन को पराया धन और बोझ समझकर उनके हुकूक सल्ब किए जाते हैं। खवातीन को मर्दों के बराबर तनख्वाह नहीं दी जाती। सिर्फ यही नहीं, दफातर और दीगर महकमों में काम करने वाली खवातीन अनगिनत बार जिस्मानी और नफ्सियाती हरासगी का सामना भी करती रहती हैं। खवातीन को शिकायत दर्ज करवाने में मसाइल दरपेश आते हैं। इसके साथ साथ हमारे मुआशरे का खवातीन की तरफ मजमूई रवैया भी कदरे मनफी ही दिखाई देता है। जहां ये तमाम मसाइल हैं, वहीं पाकिस्तान में खवातीन को बेतहाशा हुकूक भी हासिल हैं। पाकिस्तानी मुआशरे में खवातीन को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। खवातीन को एक ऑब्जेक्ट की बजाय माँ, बहन और बेटी समझा जाता है। यहाँ खवातीन को अपनी इज्जत और आबरू कहा जाता है। खवातीन को हर तरह की सहूलियात फराहम करना मर्द की जिम्मेदारी समझी जाती है और खवातीन को घर का और उमूर खानादारी का सरबराह बनाया जाता है। काबिल गौर बात यह है कि बहुत से शोबे ऐसे हैं जैसे मेडिकल और टीचिंग, जिनमें खवातीन मर्दों से भी आगे हैं। खवातीन देही माशरे में भी मर्दों के शाना बशाना नजर आती हैं, लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि ये तमाम हुकूक और तरजीहात खत्म होती दिखाई दे रही हैं। कहीं घरों पर तशद्दुद तो कहीं गुर्बत गैरत के नाम पर कत्ल व गारतगरी, कहीं जायदाद से जबरी खराज तो कहीं दफातर और दरसगाहों में हरास की। यही वजह है कि इन तमाम मसाइल को उजागर करने के लिए पिछले कुछ सालों से 8 मार्च खवातीन के आलमी दिन पर एक और सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके मुआशरे में हिमायती भी मौजूद हैं और मुखालिफ भी, और वो सिलसिला है औरत मार्च का। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर और खवातीन के हुकूक की अलमबरदार लाइबा ज़ैनब साहिबा ने। लाइबा, बहुत शुक्रिया सच बता दूं मैं वक्त देने के लिए। हम जानना ये चाह रहे हैं कि औरत मार्च को बहुत मुख्तलिफ तनाजुर में देखा जाता रहा। औरत मार्च के हवाले से मनफी जो थी राय वो भी सामने आई। यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि औरत मार्च कितना इफेक्टिव है। क्या वहां पर दिखाए जाने वाले प्ले कार्ड्स और बैनर्स आपके उन मकासद को वाजे कर सकते हैं जो होने चाहिए? देखिए, कोई ऐसा हिडन मकसद तो है ही नहीं, कोई छुपी छुपी बात नहीं है। बहुत ओपनली हम लोग अपना मना चार्टर ऑफ डिमांड हर साल शेयर करते हैं।
मुख्तलिफ चैप्टर्स के मुख्तलिफ चार्टर ऑफ डिमांड्स और मैनिफेस्टोज हैं। जहाँ तक प्लेकार्ड्स की बात है, हर प्लेकार्ड के पीछे एक कहानी है। अगर कोई समझना चाहे, कोई उसके बारे में जानना चाहे, तो हम बारहा बहुत सारी जगहों पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उनको एक्सप्लेन करते रहते हैं कि किस प्लेकार्ड का क्या मतलब है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो हम पे फोर्स कर सकता है कि जो बात आपने की है इसका ये मतलब नहीं था, बल्कि इसका वो मतलब था जो हम कह रहे हैं, तो देखिए ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना। जिसने बात की है वही एक्सप्लेन कर सकता है कि उसने क्या बात की है और क्यों की है और इसका क्या मतलब है। जहां तक लोगों को ये लगता है कि कोई मगरिबी एजेंडा आ गया है, कोई हिडन एजेंडा आ गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड और मैनिफेस्टो में ऐसी कोई चीज भी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट जाती हो। ठीक है। जो हकूक हमें वहां पे मिलते हैं, हम उन्हीं हकूक की बात कर रहे होते हैं। अगर प्लेकार्ड्स की बात करें और आप 3-4 प्लेकार्ड्स की बेसिस पे हमें ये कहना चाहें कि जी आपके तो प्लेकार्ड्स ही सारे गलत है, पहली बात तो वो 3-4 प्लेकार्ड्स भी गलत नहीं है मेरी नजर में। सही। उनके पीछे उनकी अपनी कहानियां, अपनी स्ट्रगल्स हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई प्लेकार्ड आप वायरल ही नहीं करेंगे, प्रॉब्लम ये है कि हमने तो नेगेटिव चीजों को अपेरेंटली। लेकिन लाइबा देखिए यहाँ पे एक मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा कि आपने फरमाया कि 3-4 प्लेकार्ड्स हैं। मैं भी आपकी इस बात से अग्री करता हूं और मैं इसको मुकम्मल तौर पर समझता हूं, लेकिन मसला यहां पर यह है कि कई दफा ऐसा होता है कि एक प्लेकार्ड जो पब्लिक अटेंशन नेगेटिव सेंस में हासिल कर लेता है, वो फिर सारे मार्च को अपने असल मकासद से हटा देता है। जिस तरह खाना गर्म करने वाला प्लेकार्ड था, जिस तरह दीगर इस तरह के मुख्तलिफ प्लेकार्ड्स थे। देखिए मैं इस बात से बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं कि खवातीन के हुकूक के हवाले से ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे तशद्दुद खवातीन पर घरों में किए जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर उनके कत्ल और गैरत के नाम पर उनकी लाशें बिछा दी जाती हैं। मैं इस तमाम चीज से एग्री कर रहा हूं, लेकिन नुक्ता मेरा यहां पर यह है कि इन जो छोटे जो चंद बैनर जिनका आप जिक्र कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि इनकी वजह से जो एक ग्रैंडर पर्सपेक्टिव है, ग्रेटर विजन है, वो पीछे चला जाता है? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। देखिए आपने खुद जिक्र किया खाना खुद गर्म कर लो कि प्लेकार्ड के बारे में। आप एक न्यूज चैनल में काम करते हैं। ठीक है। हमारे मुल्क में रिपोर्टेड केसेस हैं रोटी गोल ना बनने पे मर्डर की, ठीक है, खाना गरम ना देने पे मर्डर की, ठीक है, पसंद का खाना या टाइम पे खाना ना मिलने पे खवातीन का मर्डर किया गया है। ठीक है। और फिर अगर हम ये देखें कि अब लेबर किसके ऊपर डाल रहे हैं, तो खाने से रिलेटेड लेबर घरों में ज्यादातर खवातीन के ऊपर है। अगर एक कपल है जिसमें दोनों लोग वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखते हैं, दोनों लोग ऑफिस जाते हैं, तो वहां ऑफिस से वापसी पे ये औरत की जिम्मेदारी समझी जाती है कि उसने खाना पकाना और ये सब चीजें करनी है। देखें अगर दोनों कमा रहे हैं तो दोनों खाना भी बना सकते हैं, बिल्कुल साथ खाना बनाने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके अलावा इस तरह, लेकिन ये ग्रेटर पर्सपेक्टिव से इसलिए नजर नहीं हटाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी समझना नहीं चाहता है कि इसके पीछे कहानियां क्या है। बात इंसाफ की है। देखिए आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं इस चीज पर कि उसने रोटी गोल क्यों नहीं बना के दी है, आपको रोटी गरम क्यों नहीं दी है, खाना गरम क्यों नहीं दिया है। लेकिन अगर आप उसके पीछे की पूरी कुछ ऑडियो वजूहात की बिना पर, टेक्निकल मसाइल की वजह से हमें फिलहाल लाइबा की आवाज सुनाई नहीं दे रही। देखिए बात कुछ यूं है कि गुज़िश्ता बरस खवातीन का दिन मनाया गया और इसके बाद लंबे अरसा तक उसकी बाज़गश्त सुनी गई। शायद ही कोई साहिब कलम हो जिसने इस मौजू पर कलमकारी ना की हो या टॉक शोज और सोशल मीडिया पर बहस ना छेड़ी हो। मगर इस साल की दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है कि इमसाल अभी औरत का आलमी दिन आया नहीं और हर जगह ना सिर्फ मौजू बहस बना हुआ है, बल्कि अब तो नौबत जातियात और गालम गलोच तक पहुंच चुकी है। साल 2018 से औरत मार्च में कुछ ऐसे प्लेकार्ड्स और कुछ ऐसे नारे लिखे नजर आए जिसको मजमूई तौर पर मुआशरे ने कबूल करने से इनकार कर दिया और एक खास किस्म की सोसाइटी के अलावा बाकी तमाम अफराद बशमूल खवातीन ने इन नारों की और इन अल्फाज की पजीराई नहीं की। जो कुछ उन प्लेकार्ड्स और नारों के तवस्सुत से हम तक पहुंचा है उनमें से एक भी हकीकी मानों में मसला नहीं है। मसलन खाना किसने गर्म करना है, यह कोई समाजी मसला नहीं है। गुज़िश्ता बरस औरत मार्च के बाद बैनर्स पर सोशल मीडिया और शदीद नाराजगी का इजहार किया गया और यह सर जंग अभी भी जारी है। इनमें से एक बैनर मेरा जिस्म मेरी मर्जी सरे फहरिस्त है। एक हल्का ऐसा भी है जिसका ख्याल है कि इस तहरीक की क़यादत मराअत याफ्ता तबके के पास है। औरत मार्च के नाकिदीन इस मार्च पर कई सवालात उठाते हैं। मसलन ऐसे मार्च का क्या फायदा, क्या इससे औरतों के हुकूक हासिल कर लिए जाएंगे, क्या रेप और गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम या मुतासरा खवातीन को कोई कानूनी मदद मिल सकेगी, क्या इससे आम खवातीन की जिंदगियों में कोई फर्क पड़ेगा।
गुज़िश्ता साल औरत मार्च के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में दरखास्त गुजार ने कई दीगर इल्जामात के साथ एक ये इल्जाम भी आयद किया था कि रियासत मुखालिफ कुव्वतें इस मार्च को फंड फराहम कर रही हैं। ताहम अदालत ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि इस साल के औरत मार्च की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। गुज़िश्ता बरसों की तरह इस साल भी पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों में खवातीन के मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से औरतों के हुकूक के हुसूल और आगाही फैलाने के सिलसिले में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर औरत मार्च मुनाकिद किया जा रहा है। इस हवाले से औरत मार्च 2021 के थीम्स, मंशूर और पोस्टर्स जारी किए गए हैं। ये उन्वान हर सूबे, शहर या इलाके की सतह पर औरतों को दरपेश मसाइल की बुनियाद पर चुने जाते हैं। इस साल लाहौर औरत मार्च का थीम औरतों की सेहत के मसाइल को उजागर करना है। औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि जब वबा के बायस हेल्थ केयर के निज़ाम पर दबाव पड़ा तो न सिर्फ औरतों की सेहत के हवाले से बुनियादी मसाइल जिनमें उनकी निज़ाम सेहत तक कम या मुकम्मल रसाई ना होना शामिल है, मजीद उजागर हुए, बल्कि इस निज़ाम सेहत से जुड़ी खवातीन डॉक्टरों, नर्सों, लेडी हेल्थ वर्कर्स जिस दबाव के ज़ेरे असर तमाम काम करती रहीं वो भी उजागर हुआ। और लाहौर के औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर के मुताबिक इस थीम में औरतों की जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के मसाइल भी शामिल हैं। हमारे साथ दोबारा लाइन पर मौजूद हैं लाइबा ज़ैनब साहिबा। लाइबा, हम जिक्र कर रहे थे कि एक बड़ा पर्सपेक्टिव छुप जाता है, लेकिन आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जब एक छोटे बैनर से के पीछे एक लंबी दास्तान है। पाकिस्तान में हकीकतन खाना गर्म ना होने पर और रोटी गोल ना होने पर खवातीन का कत्ल किया गया, और ये बड़ी बेहमाना और काबिल अफसोस बात है जिसका जितना भी मजम्मत की जाए कम है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाह रहा हूँ कि इस साल के औरत मार्च का मंशूर जो मैनिफेस्टो पब्लिश किया गया है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, उसमें औरतों की जिस्मानी सेहत के हवाले से है। आप उसको अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करें हमारे नाजरीन के लिए। तो देखिए, इस साल जो औरत मार्च का टोटल मंशूर है वो टोटली उन लोगों ने डेडिकेट किया सेहत को लेके। ठीक है। मुल्तान के मंशूर में हमारे पास 22 पॉइंट्स है। अगर हम जिस्मानी सेहत की बात करते हैं तो मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसकी मल्टीपल लेयर्स हैं। ठीक है, जिसकी एक लेयर हम लोग मेरा जिस्म मेरी मर्जी के थ्रू भी एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब औरतों को वो बलूगत की उम्र में आती हैं, उनकी बॉडीली चेंजेस क्या होने वाले हैं, हार्मोनल चेंजेस क्या होने वाले हैं, इस चीज के बारे में उनको कभी बात नहीं की जाती। हमारे यहाँ शर्म का पहलू डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद स्पेसिफिकली जब किसी खातून की शादी होती है तो फौरन से ये डिमांड आना कि जी बच्चा पैदा करना है। फिर उसके बाद जो कॉन्ट्रासेप्टिव इश्यूज हैं उनके बारे में कोई तालीम नहीं दी जाती है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने नॉर्मली अगर कोई ट्रीटमेंट अपना कराना है तो उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। देन हमारे यहाँ तो ये केसेस भी मौजूद हैं कि इवन ठीक है लाइबा, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर आपकी आवाज सही तरह से हमारे नाजरीन तक नहीं पहुंच रही। अब देखिए, दुनिया भर में औरतों की फलाह व मदद के लिए काम करने वाली तंजीमों के मुताबिक कोरोना वायरस के दौरान घरेलू तशद्दुद के वाकयात में इजाफा हुआ है और औरतों के पास इस तशद्दुद से फरार का कोई रास्ता नहीं है। सच तो यह है कि औरत के बुनियादी मसाइल तालीम, गुर्बत, जहालत, जबरी शादी, गैरत के नाम पर कत्ल, तशद्दुद और हरासगी और विरासत में हक का ना मिलना है। ये वो मसाइल हैं जिनका ताल्लुक ना इन नारों से है ना इस मार्च से। इन मसाइल की तशहीर के लिए या उनको हल करने के लिए जो रवैया और तर्ज अमल इस वक्त इख्तियार किया जा चुका है वो अगर गलत नहीं तो काबिल बहस जरूर है। सच तो यह है कि मुआशरती मसाइल का हल कभी भी इंतहाओं पर जाकर जारहाना अंदाज अपनाकर और एक दूसरे के मुकाबले में खड़े होकर नहीं ढूंढा जा सकता। ताहम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मार्च की पजीराई करते हैं और इसके ख्याल में ये एक फिक्र की नशोनुमा है और एक अलामती सोच की अक्कासी है कि खवातीन को इस कदर बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए। ताहम जिस चीज को मुआशरा मजमूई तौर पर कबूल करने से इनकार करे तो जमहूरियत में इस सोच और इस फलसफे को कोई भी जबरदस्ती किसी पर लागू नहीं कर सकता। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर चंद दर्जन खवातीन ऐसे काबिल एतराज नारे इस्तेमाल करती भी हैं तो पूरा माशरा इन पर कभी ईमान नहीं ला सकता और ना ही ये सबसे ये जो तमाम है हमारी मशरिकी रिवायात का हिस्सा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दोबारा लाइन पर मौजूद हैं औरत मार्च मुल्तान के ऑर्गेनाइजर लाइबा ज़ैनब साहिबा। जी लाइबा, आप अपने चार्टर ऑफ डिमांड पर जिक्र कर रही थी कि मुल्तान में इस दफा औरत मार्च का क्या चार्टर ऑफ डिमांड है? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता रही थी कि इस साल मुल्तान में हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसके 22 नुकात हैं। ठीक है। जिनमें जहाँ अगर मैं ये बात करूं कि जो ये सेंटिमेंट है ना कि ये सिर्फ औरतों के हक की बात होती है और मर्दों के खिलाफ है, देखिए हमने उसमें ये डिमांड की कि कम अज कम उजरत तमाम लोगों की बढ़ाई जाए।
सिर्फ औरतों की बात नहीं की गई है उसमें ये भी कहा गया है कि जैसे जो जबरी शादी है, जबरी तब्दीली मजहब की शादियां हैं या जिस तरीके से बचपन की शादी कर दी जाती है उसके अगेंस्ट बात की गई है, ट्रांस राइट्स के बारे में बात की गई है। और सो देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स, तालीम की बात की गई है उसमें घरेलू तशद्दुद से हिफाजत की बात की गई है। इसी तरह अगर उससे पहले अगर हम लाहौर की बात करें थे तो उन्होंने टोटली हेल्थ को लेके डेडिकेट किया इन चीजों को। अब पॉइंट ये है कि इश्यूज इतने सारे हैं लेकिन जो लोग नहीं समझना चाहते इन इश्यूज को वो तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। ये तो हमारी मुल्क में एक बहुत बड़ा अलमिया है कि खवातीन की सेहत को उस तरह की अहमियत नहीं दी जाती है और उनको इतना इख्तियार भी नहीं होता है अपने जिस्म के ऊपर कि वो अपनी मर्जी के फैसले कर सकें उस चीज को लेके। बहुत सारी औरतों को तो ये इख्तियार भी नहीं है कि वो ये डिसाइड कर सकें वो कितने वक्फे से बच्चे पैदा करना चाहती हैं, कितने बच्चे पैदा करना चाहती हैं। तो इस तरह की तो मल्टीपल लेयर्स और ये सब चीजें हमारे मंशूर का हिस्सा हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो जो लोग बात नहीं समझते हैं वो ये है कि देखिए अगर आपके घर की खवातीन की सेहत बेहतर होगी, इस मुआशरे में मौजूद खवातीन की सेहत बेहतर होगी तो आपका खर्चा कम होगा ना हेल्थ केयर को लेके, हेल्थ केयर सिस्टम पे आपका बर्डन कम होगा। तो आप एक ब्रॉडर पिक्चर नहीं देख रहे हैं, उस तबके के इन डिमांड्स के पीछे जो ब्रॉडर पिक्चर है वो क्या है। बिल्कुल ठीक है लाइबा, एक आखिरी सवाल ये है कि कल के औरत मार्च की क्या तैयारियां हैं? मतलब तैयारियां आपने मुकम्मल कर ली हैं? कोई इंटरेस्टिंग नारे जो कल हमें प्ले कार्ड्स पर नजर आएंगे कुछ हमसे शेयर करें। तैयारियां तो मेरे लिए इट्स लाइक कि जैसे मैं ईद की या किसी भी त्योहार की तैयारी करती हूँ तो मैंने तो एग्जैक्टली वैसी तैयारी की है, मैंने लगा ली है। और आज हम लोग बैठ के प्ले कार्ड्स भी तैयार करते हैं बिकॉज लास्ट टाइम बड़े लोगों को एतराज था कि आप बड़े अपेरेंटली मर्दाना होलिये में आई है, जिसका मतलब मुझे नहीं पता कि मर्दाना होलिये का मतलब क्या होता है। अच्छा खासा दुपट्टा गले में लिया हुआ था यार, मैंने कपड़े पूरे पहने हुए थे और मैं क्या करती। But this time I really wanted to celebrate my women's self, my womanhood and I wanted to celebrate कि मैं अपनी साथी खवातीन के साथ एंजॉय करूं। मैं इस साल औरत मार्च में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मीडिया में काम करने वाली उन तमाम खवातीन के लिए जो जिनसी, जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनती है, हरासमेंट का निशाना बनती है। क्योंकि मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरी बहुत सारी ऐसी सहेलियां हैं जो मीडिया में काम करती हैं बट वो इस वजह से नहीं इस बारे में बात कर सकती हैं पब्लिकली क्योंकि या तो उन्हें चैनल से निकाल दिया जाता है या उनको कोई और चैनल हायर ही नहीं करेगा। सो एवरीबडी कैन नॉट रिस्क दिस। बट सो मेरा इस साल का नारा तो स्टॉप वर्क प्लेस हरासमेंट है। बट उसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लेकार्ड्स हैं जो आपको कल नजर आएंगे, बहुत मजे के प्लेकार्ड्स हैं। फॉर इंस्टेंस आज हमारी एक साथी ने प्रपोज किया और उनका प्लेकार्ड था खानदान वालों रेपिस्ट के साथ खड़े होना बंद करो। बिकॉज हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि रेप और सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ घर से बाहर होती है बट वी नीड टू रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड कि ये फैमिलीज के अंदर भी होती है, सिर्फ उसको छुपा दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें लाइक बेटी दिल में, बेटी विल में, ये सब चीजें आपको वहाँ नजर आएंगी जो कि औरतों का हक है। एक प्लेकार्ड जो हमने आज बनाया वो था मुझे जहेज नहीं तालीम दो। तो इस तरह की चीजें जब आपको नजर आएंगी, प्रॉब्लम ये है कि वो लोग देखेंगे नहीं, उसको इतना वायरल नहीं करेंगे बट हम तो हर जगह उसको पोस्ट करने वाले हैं हर सूरत। तो जो लोग देखना चाहते हैं वो जरूर नहीं। लाइबा ये तो बड़ा एक पावरफुल स्लोगन है कि बेटी दिल में और बेटी विल में। मतलब यही एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जायदाद में से जो विरासत है वो विरासत का हक देना चाहिए। और इसके अलावा ये भी बहुत ही पावरफुल एक नारा आपने बिल्कुल बताया कि जो है जहेज नहीं तालीम दो। और ये एक बड़ा मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक कहानी है, एक बहुत बड़ा विजन है कि जो खुदा करे कि हमारी कौम समझ ले। बहुत शुक्रिया लाइबा ज़ैनब साहिबा, मुल्तान से औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर आज सच बता दूं में हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान जहां ये जरूरी है कि खवातीन के हुकूक को उजागर किया जाए, वॉक्स, मार्च और सेमिनार, सिंपोजियम्स का इनकाद किया जाए, वहीं ये भी जरूरी है कि पूरे मुआशरे को बताया जाए कि खवातीन के दरअसल मसाइल क्या हैं। और ना सिर्फ ये कि हम उमूमी मसाइल को उजागर करें बल्कि बेहद जरूरी है कि हम उन मसाइल को भी सामने लेकर आएं कि जो खवातीन के मसाइल अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। उन्हीं में से एक मसले यानी घरेलू तशद्दुद पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
जब शहर शहर उमर आफ्ताब साहब, वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, वी आर जस्ट कमिंग बैक टू यू इन अ मिनट। ठीक है जी। वेलकम बैक। कल जब शहर शहर औरत मार्च मुनाकिद किया जाएगा तो जहां औरतों के दीगर हुकूक की बात की जाएगी, वहीं खवातीन पर घरों में होने वाले जिस्मानी और जहनी तशद्दुद की भी बात की जाएगी। किस कदर मजलूमियत है कि सारा दिन मुलाजिमत या घर का काम काज करने के बावजूद भी हमारे मुआशरे में अक्सर औरत को मर्द के गुस्से या कैथारसिस बर्दाश्त करने का बोझ भी उठाना पड़ता है। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 5 में से 1 खातून पर घर में किसी न किसी किस्म का तशद्दुद किया जाता है। यही नहीं बल्कि आदाद शुमार पाकिस्तान में हर साल 5,000 खवातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार होकर मौत के मुंह में चली जाती हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पिंक रिबन पाकिस्तान के सरबराह जनाब उमर आफ्ताब साहब ने। उमर आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया सच बता दूं मैं वक्त देने के लिए। ये आदाद शुमार जो आलमी इदारा सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा दे रहा है, ये तो बड़े होशरुबा आदाद शुमार हैं कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद पर औरतों पर घरों में तशद्दुद किया जाता है। इसकी वजह बुनियादी तौर पर क्या है और इसका हल क्या है? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि हमारा मानना ये है कि ये जो सेक्स हैं ये बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्टेड हैं। अच्छा, अभी अंडर रिपोर्टेड? जी, ये सिर्फ उन केसेस के हवाले से होते हैं जो किसी न किसी तरह को पुलिस में रिपोर्ट होते हैं। ठीक है। जबकि हमारे यहाँ जो तशद्दुद है खवातीन पे वो इससे बहुत ज्यादा है। हम इसको अगर थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में देखें तो हमें जो तशद्दुद है खवातीन पे उसको एक लाइफ साइकिल अप्रोच में देखने की जरूरत है। कि जैसे हमारे यहाँ जब बच्ची की पैदाइश होती है तो उस वक्त क्या होता है, और जब बच्ची परवान चढ़ रही होती है तो किस तरह एक लड़के और लड़की की तरबियत और उसकी स्कूलिंग और एजुकेशन में फर्क किया जाता है, और सो एंड सो फोर्थ। सो ये एक पूरा एक जो एक सोच है सोसाइटी की, और इसके पीछे जो इशू है वो ये है कि ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि पेट्रियार्की ये है कि औरत को मर्द से कमतर समझा जाता है। ये जो सोच है ये इंडिविजुअल लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है। हम देखते हैं कि जो लोग पेट्रियार्कल जो हैं होते हैं, और फिर ये सोसाइटी के लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है कि वो पूरी सोसाइटी जो है वो पेट्रियार्कल हो जाती है और वो अपनी हर चीज में औरत को कमतर सतह जो है उस पे रखती है। उसी की वजह से ये फिर जो पूरा एक साइकिल है अब्यूज का, और यही वजह है कि फिर और फिर अगर अभी रिसेंट सिचुएशन में देखें तो हमने ये देखा कि जो कोविड में
جو سب سے زیادہ جو برداشت کرنا پڑا اس سارے معاملے کو، عورت کے اوپر پھر تشدد جو ہے وہ بڑا. اب بہت ساری سٹڈیز یہ بتا رہی ہیں کہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں کووڈ کے درمیان عورتوں پہ جتنا تشدد ہوا، جو لاک ڈاؤن میں اور جو بھی کوئی اکنامک جو سارے معاملات ہیں، سو یہ ایک ایسا وشس سائیکل ہے جو انفارچونیٹلی ہم ابھی تک بریک نہیں کر پا رہے. عمر صاحب، یو این ویمن نے ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ ٹیبل کی ہے، جب سے دنیا میں کورونا کے حالات کچھ ممالک میں بالخصوص کم ہونا شروع ہوئے، کہ دنیا میں تقریباً 200 ملین خواتین ایسی ہیں جنہوں نے کورونا وائرس کے دوران کسی نہ کسی قسم کا گھریلو تشدد برداشت کیا، خواہ وہ ذہنی ہو یا جسمانی ہو. تو یہ تو بڑی ایک وشیس چیز ہے پڑھنے میں، دیکھنے میں، اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے کئی، یہ تو وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے، اور زیادہ تر کیسز تو ایسے جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی اتنے عرصے سے بہت ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں خواتین کے حالات کو بہتر کرنے کی، تو بجائے یہ کہ ہم آگے جائیں، ہم پھر آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور تشدد بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ایک ہمیں جو سوسائٹی میں جو نیریٹو ہے عورت کے گرد جو ہے اس کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ جب دیکھیں، مطلب یہ کہ بہت ساری ترقی ہوئی، عورت نے پڑھنا بھی شروع کیا، اس نے ورک فورس میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا، اور ہر چیز میں وہ اس وقت مردوں کے شانہ بشانہ ہے. لیکن سوسائٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی وہیں پہ سٹک ہے جو شاید آج سے 50 سال یا 100 سال پہلے تھا. اس کی وجہ سے ایک ریزسٹنس ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ویمن کے اراؤنڈ کوئی بھی بات ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی قانون سازی ہو، چاہے اس کی بہتری کے لیے کوئی بھی انیشیٹو ہو، اس کو سوسائٹی جو ہے وہ ریزسٹ کرتی ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا جلدی. جی، اور جنرلی ہمارے ہاں عورت کے بارے میں، آپ ویمن رائٹس کے بارے میں یا ویمن کی ویل بینگ کے بارے میں اگر آپ بات کریں ہمارے کلچر میں، تو اس کو ایک ویسٹرن ایجنڈا کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. جو کہ مطلب یہ کہ مجھے اس بات پہ بڑا اعتراض ہے کہ وہ سوسائٹی جو ریلیجس سوسائٹی ہے، اور ریلیجن جو ہے وہ عورت کو جتنے رائٹس دیتا ہے، اس کے برعکس اگر آج آپ پنجاب کی فار ایگزامپل کورٹس کا اگر آپ حال چیک کریں تو وہاں پہ کئی لاکھ کیسز جو ہیں وہ ہیں جہاں پہ کہ بچیوں کو وراثت کے حقوق نہیں دیے جاتے. بالکل ایسا ہے. تو ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان جو ہیں ہم ہیں ایز اے سوسائٹی، ایک اسلامک سوسائٹی ہے. فیملی کورٹس میں بھی ایسے سینکڑوں کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کہ خواتین لاچار اور بے بس اپنے چند ماہ کے بچے اپنی گود میں اٹھائے وہاں بیٹھی انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ عدالت کا فیصلہ کرے گی کہ کس کا کفیل کون ہے. تو وہ تو فیصلے تو اپنی جگہ، لیکن ایک احساس ہے بطور قوم، بطور مسلمان، جو زندہ ہونا چاہیے معاشرے میں. بالکل. تو دیکھیں یہ اب آئی تھنک کہ یہ بڑا ہائی ٹائم ہے کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ اس چیز کے لیے کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو اچھا، پھر ہمیں اس کو 2-3 ایلیمنٹ پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ کتنا جینڈر سینسٹیو ہے. کیونکہ آیا ایسے تو نہیں ہے کہ اگر ہم آپ ایک بچے کا قاعدہ دیکھیں تو اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ باپ ہل چلا رہا ہے اور ماں روٹی پکا رہی ہے. تو وہ جو ایک ہم جینڈر اسٹیریو ٹائپنگ ہے وہ شروع سے اتنی انکلکیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ پھر ایز وی گرو وہ ہمارے جو جینڈر کے بارے میں جو کانسیپٹس ہیں وہ اس کا ایک اسٹیریو ٹائپ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جب پھر کوئی بھی چیز اسٹیریو ٹائپنگ سے ہٹ کے ہوتی ہے تو وہ پھر ایک جو ہے وہ ایک ایشو بن جاتا ہے. تو اس کو پھر میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیں، ہمیں میڈیا کا جو کوئی نیریٹو بدلنے کے لیے میڈیا جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے. تو ہمیں اس ایشو کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جو ویمن رائٹس کے بارے میں اور وائلنس اگینسٹ ویمن کے بارے میں جو نیریٹو ہے اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. عمر صاحب، ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا جینڈر رولز کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں وے فارورڈ کیا ہے؟ مطلب کن جو نقطے ہیں ان پہ ہم اپنی، ظاہر ہے وے فارورڈ تو اسپیشلی جب پیٹریارکل سوسائٹی کی بات آتی ہے یا جب ہم ایک جنریشن کی بات کرتے ہیں تو جنریشن گیپس نارملی دنوں، مہینوں یا سالوں میں نہیں اوور کم کیے جاتے، ان میں بھی ظاہر ہے صدیاں لگتی ہیں، دہائیاں لگتی ہیں.
تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں وے فارورڈ کیا ہے کہ ہم کن لائنز پر کن نقطوں پر اپنے بچوں کو تعلیم دیں تاکہ ان کے سامنے یہ جینڈر رولز کلیئر ہو سکیں، کیونکہ ہمیں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ کام تو مردانہ کام ہے، یہ تم کیا عورتوں والا کام کر رہے ہو، یہ تم کیسے عورتوں کی طرح بیٹھے ہو، تو ہمیں اس ڈیفرنس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم؟ لیکن جو سوسائٹی کا جو رویہ ہے، جو بیہیویئرل چینج ہے، وہ کہتے ہیں کہ کم از کم اٹ ٹیکس اے ڈیکیڈ، کہ کم از کم 10 سال لگتے ہیں کسی ایک چیز کے بارے میں رویہ چینج کرنے میں، تو اتنا لانگ ٹرم ہے. لیکن ہمیں فار ایگزامپل ایک تو ہمیں فوری طور پہ ہم نے اپنے طور پہ بہت دفعہ یہ بہت لیول پہ یہ بات اٹھائی ہے کہ ہمیں اپنا کریکولم کو جینڈر لینس سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ اس کو اسٹیریوٹائپ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اسی طرح دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ فورم ہے مسجد کا. مسجد جو ہے وہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے. وہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ ایک پوری کمیونٹی کے لیے ایک خطبہ ہے. ہمیں بالکل ایسا میرا بڑا اسٹرانگلی یہ ماننا ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کو ہمیں بڑا پراپرلی جو ہے وہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ ایک ہمیں اچھا پھر یہ کہ ہم ابھی انتظار نہیں کر سکتے، جو آپ کی بات ہے کہ 10 جو ایک لانگ ٹرم لگتا ہے، سو ہمیں کچھ شارٹ ٹرم میئرز لینے ہیں تاکہ جو وائلنس اتنا بڑھ رہا ہے اس کو کس طرح ہم نے، اور پھر ایک لانگر ٹرم میں ہم نے سوسائٹی کو کیسے بدلنا ہے. اور ایک اور چھوٹی سی بات یہ کہ دیکھیں دنیا میں کچھ اور جگہ پہ بھی وائلنس جو ہے وہ، کیونکہ پیٹریارکی جو ہے یہ صرف ایسے نہیں کہ ہمارے یہاں، اٹس اے گلوبل فینومینا. لیکن کیا فرق ہے ہمارے ہاں اور باقی ترقی یافتہ ملکوں میں، وہ یہ فرق ہے کہ اگر کوئی تشدد کرتا ہے تو جو پرپیٹریٹر ہے اس کو قانون سزا دیتا ہے، اور جو وکٹم ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ایک اور بہت بڑا مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے، جو وکٹم ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ لاؤ ثبوت کہاں ہے، بتاؤ کب کہاں کیسے کیا ہوا. اور پرپیٹریٹر جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہارڈلی کبھی سزا ایسے کیسز میں ملتی ہے. بالکل ایسے. بہت شکریہ عمر آفتاب صاحب، بڑی مفصل اور زبردست گفتگو آپ نے کی. اور بالکل پاکستان میں جب تک ہم اپنی نئی نسل کو میں تعلیم نہیں دیں گے تب تک یہ مسائل تھمتے نظر نہیں آ رہے. خواتین کے حقوق اور ان سے ہونے والی زیادتیوں کا سلسلہ صرف پاکستان یا بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ ترقی یافتہ ترین ممالک میں بھی اسی بے رحمی اور سنگدلی سے جاری ہے. اقوام کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی 1/3، آپ نے بالکل صحیح سنا، یعنی 1/3 خواتین کو صرف خاتون ہونے کی بنیاد پر مختلف ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آج کی تاریخ تک یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. بات کچھ یوں ہے کہ ہمارا معاشرہ عورت کو اس طرح سے آبجیکٹیفائی کر دیتا ہے، ہمارے ٹیلی ویژن سیریز، ہمارے میگزینز، ہمارے اشتہارات، ہمارے معاشرے میں ہونے والے یا سنائے جانے والے لطیفے، ہر چیز اس طرح عورت کے گرد گردش کرتی ہے جس سے ہم خود بطور قوم اپنی عورتوں کی ایک تضحیک کی بنیاد بناتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ ہونے والی زیادتیاں اور ناانصافیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عالمی امور کی تجزیہ کا خواتین کے حقوق کی اسپیشلسٹ آسما ودود صاحبہ نے. آسما، بہت شکریہ سچ بتا دوں میں وقت دینے کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ویمن آبجیکٹیفیکیشن ہے، کہ مطلب اگر ہم نے ڈرامہ دیکھنا ہے تو اس میں بھی جب تک ڈرامے کا ٹائٹل بری عورت، فلاں کی بیٹیاں، کیسی عورت ہوں میں، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہمارا ڈرامہ ہٹ نہیں ہوگا، یا جب تک کسی اشتہار میں عورتیں نہیں نظر آئیں گی تب تک اس برانڈ کی یا اس اشتہار کے چلنے کی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ جو آبجیکٹیفیکیشن ہے خواتین کی، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک جیسے ہم نے ابھی کہا نا کہ گلوبل، اس پہ بھی بیسکلی گلوبل انفلوئنس ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا رہا ہے اور اس سے ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہمارا نہ کلچر تھا نہ ہمارا اس طرح کی. دیکھیے جیسے ہماری فیملی اسٹرکچر بہت مختلف تھے آپ کے باہر کے. وی ڈونٹ بلانگ ٹو ون یونٹ فیملی. یہاں پہ کمبائنڈ فیملی، چچا، ماموں، خالہ، پھپھیاں، ان کی ایک کوہیسو فیبرک تھی جس سے ہماری فیملی بنا کرتی تھی. تو ہم نے مختلف لیول پہ اپنی سوسائٹی کو ریسٹرکچر کرنا شروع کر دیا، اور یہ بھی انہی میں سے ایک محنت ہے جہاں پہ ہم نے عورت کو آبجیکٹیفائی کر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اٹ از مچ دا پکچر از، عورت بیسکلی آپ کے گھر کی بنیاد ہے، اور آپ کی یہ بنیاد ایک اینٹ سے تو نہیں بنتی، یہ مختلف اینٹیں ہیں. اس میں آپ کی ساس بھی ہے، آپ کی ماں بھی ہے، آپ کی بہن بھی ہے، آپ کی
خالہ بھی ہے, پھپھی بھی ہے. ہم نے اس بیچ میں صرف ایک عورت اور اس کے ارد گرد جتنی عورتیں ہیں ان کو نیگیٹو کونوٹیشن میں ڈال دیا, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جو مکمل گھر ہے, اس مکمل گھر میں ایک عورت ہے, اس کی ماں ہے, اس کی ساس ہے, اس کی نندے ہیں, اس کی پھپھیاں ہیں, اس کی خالائیں ہیں, اس کی بہنیں ہیں, یہ سب ہے. آپ بیچ میں سے ایک عورت کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بیس پہ آپ اس کے ارد گرد جتنی عورتیں ہوتی ہیں ان کو ایک نیگیٹو کونوٹیشن میں دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. تو آپ نے اسی عورت کو ایک ولنریبل کر کے پریزنٹ کیا کہ بھئی وہ تو بڑی مظلوم ہے, دنیا کا ہر ظلم اس پہ ہو رہا ہے, اور کرنے والی بھی عورتیں ہیں, لائک ویمن اگینسٹ ویمن. یہ ایک فارمولا چل رہا ہے جس سے ہماری فیملی کی بیسک جو بنیاد تھی نا, جس سے ہماری فیملی کھڑی تھی, وہ اور آسما اسی کا انفلوئنس ہمیں لٹریچر میں بھی نظر آتا ہے. مطلب ہم بہت ساری کتب ایسی ہیں کنٹمپریری ہوں یا کلاسک ہو جن میں ہمیں یہ ایلیمنٹ بہت بھرا ہوا نظر آتا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ آپ تو اس کو واضح کر سکتی ہیں کہ اس پہ کتنا گلوبل انفلوئنس ہے. مطلب کہ عورت کی دشمن عورت ہے, فریالٹی, دائی نیم از وومن, اور یہ تمام چیزیں جو اسپیسیفکلی خاتون کو آبجیکٹیفائی کر رہی ہیں. بیسیکلی واقعی میں ہم نے ایک ایسی بیسیکلی ہم نے اپنے امیجنیشن کی بنیاد پہ ایک ایسی سوسائٹی بنا دی ہے جس میں نیگیٹیوٹی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں اس سوسائٹی کا ایک پروڈکٹ ہوں. اگر میری لائف میں آپ دیکھیں نا تو ہم بہت کچھ اپنی سوسائٹی کا سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. ایک کلیفٹ لپ کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی جس کی سروائیول ہی امپاسبل تھا, اس کو میری فیملی نے, میرے پیرنٹس نے, میرے انکل نے, میری آنٹیز نے اس ٹارگٹ کو لیا, ٹھیک ہے کہ نہیں, اس بچی کو ہم مرنے نہیں دیں گے, we'll make her a successful woman. پھر وہاں سے میں نکلی, اسکول میں گئی, میری ٹیچرز, ایک ٹیچر نے میری زندگی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. میں یہ کہوں کہ ان میں سے کسی کو میں نکال سکتی ہوں, ممکن ہی نہیں ہے. پھر وہاں پہ میرے فرینڈس کی فیملیز, میرے فار فیچ فیملیز جو تھی, یہ سب کچھ جمع ہوتا رہا. انہوں نے میری زندگی میں پازیٹیو انفلوئنس کرتے گئے اور آج آپ اسما ودود جو دیکھتے ہیں وہ اس سوسائٹی کا, اس پوری سوسائٹی کا پروڈکٹ ہے. اس میں سے کسی بھی چیز کو نہیں نکالا جا سکتا. یہ ہے ہماری سوسائٹی کا ریئل فیس, جس پہ ہم کام کریں, جس پہ ہم اگر فوکس کریں, ان ایلیمنٹس کو ہائی لائٹ کریں, لوگوں کے سامنے لا کے رکھیں, تو ہمیں کتنا کچھ ہے سیلیبریٹ کرنے. اسما ایسے پھر کون سے ایلیمنٹس ہیں, ایسے کون سے جو نکات ہیں جو اس میں اپنا جو ہے وہ حصہ, اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک نارمل, یہ ایک عمومی چیز ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم خود اپنی بیٹیوں کو امپاور کرتے ہیں, انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں, اور گھر سے لے کر استاد, یونیورسٹی, اور پھر جہاں جس نئے خاندان میں وہ جاتی ہے یا جس ملازمت پر وہ جاتی ہے, وہاں پر وہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں وہ مل کر مشترکہ طور پر اس میں کردار ادا کرتے ہیں. تو پھر ایسے کون سے ایلیمنٹس ہیں, ایسے کون سے نکات ہیں جو اس کو روکتے ہیں؟ دیکھیے جی, وہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے. ہم اگر یہ کہیں نا کہ باہر کی دنیا بہت ہی زیادہ آئیڈیل ہے اور یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا, جتنی ورنریبل ایک ویسٹرن عورت ہے ہم اس سے شاید بہت کم ورنریبل ہے, کیونکہ ہمارے پاس پروٹیکٹیو لیئرز ہیں, لیئرز اپون لیئرز ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے. اور جو واقعات ہمارے پاس آتے ہیں اور جو واقعات ہمیں بیسیکلی ہانٹ کرتے ہیں وہ بعض اوقات لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ اتنے ہانٹنگ ہوتے ہیں, لوگوں کی سائیکالوجی پہ وہ مختلف طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں, اور جو پازیٹیو سائڈ ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کرنے میں تھوڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے. یہ بھی تو ایک تھنکنگ پیٹرن ہے نا کہ یہ کون سی بڑی بات, وہ چھوٹی بات جو آپ کی نظر میں ہوتی ہے وہ واقعی میں آپ کی سوسائٹی کو لفٹ کر سکتی ہے. ابھی دیکھیے ہمارے پاس بیسکلی ہماری سوسائٹی میں تو کہتی ہوں نگینے ہیں جنہیں اگر ہم ہائی لائٹ کرنا شروع کریں, وہ بیسکلی ویسٹ کے پاس بھی نہیں ہے. ڈاکٹر ماریہ سلطان, ہیو یو سین ہر پرسنالٹی, ہیو یو سین ہر کرزما, رچ اچیومنٹ. اسی طرح سے اور بہت ابھی ریسنٹلی ایک خاتون نے جو ویژولی امپیئرڈ خواتین ہیں, مطلب جو بینائی میں کسی طرح, جن کی بینائی کسی طرح ٹھیک نہیں ہے, ان کے لیے انہوں نے ایک سوئنگ مشین, ایک سلائی مشین تیار کی, اور ایک عالمی لیول پر لیگزز نے اس کو ریوارڈ کیا. اور پھر زارا نعیم کا نام ہمارے سامنے ہے, فائٹر پائلٹ مریم کا نام ہمارے سامنے ہے, بس معروف ہیں, ثنا امیر ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں, یہ قوم کی بیٹی ہیں, نام پیدا کیے. آپ دیکھیے, میں آپ سے شرط لگا کے کہہ سکتی ہوں, کل کا دن ایک بہت ہی
بہترین اپرچونٹی ہوتی ہے آپ دنیا کے سامنے اپنے اچیورز کو لا کے رکھیں کہ یہ عورتیں دیکھیں ہماری سوسائٹی پروڈیوس کر رہی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ بالکل ہی ویگ طریقے سے ایک بہت ہی انپروڈکٹیو طریقے سے گزر جائے گا، اور اس کے بعد ایک اور ہیوک اس جو انپریڈکٹیوٹی کے اوپر انالیسس کرتے ہوئے ہم ایک اور مہینہ گزار دیں گے. پچھلے 2-3 سالوں سے تو ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. ابھی سر کی میں باتیں سن رہی تھی کہ میں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ کو یوز کر کے اویئرنیس دینی چاہیے، لیکن اویئرنیس تب ہی جنریٹ ہوگی جب آپ ان ان سنگ ہیروز کو اپریشیٹ کریں گے. دیکھیے آپ جب تک یہ جو عورتیں ہم کہہ رہے ہیں نا نگینے ہیں، لیکن ان نگینوں کو تراشنے والے لوگ ہیں، آپ نے ان کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے. آپ کبھی کنفرنٹیشن میں آ جائیں کہ یہ صحیح وہ غلط، یہ جینڈر صحیح وہ جینڈر غلط، اس جینڈر سے آزادی چاہیے اس جینڈر سے آزادی چاہیے، یہ چیز آپ کی موومنٹ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک. بیسکلی عورت کو امپاور کرنے کے لیے جو نگینہ ہے اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس نگینے کو تراشنے والوں کو اپریشیٹ کریں. میں نے آپ کو کہا نا میری زندگی ایک ایگزامپل ہے، لیکن میری زندگی نہ ہوتی اگر میرے پیچھے یہ سپورٹ سسٹم نہ ہوتا. آسما ہمارے پاس وقت مختصر ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ اگر پہروں بات کی جائے تو تب بھی اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. معاملات کچھ بھی ہوں، پاکستان کی قوم کے اندر موجود بیٹیوں، نہ صرف بیٹیوں بلکہ بیٹوں، ہمارے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور من حیث القوم آگے بڑھیں. اور جب تک ہم ایک قوم کی طرح آگے نہیں بڑھیں گے، پاکستان کے اندر اسی طرح خواتین کے ساتھ ناانصافیاں جاری رہیں گی. بہت شکریہ آسما ودود سچ بتا دوں میں وقت دینے کے لیے. بات کچھ اسی طرح سے ہے. 8 مارچ کا دن ہے، شہر شہر گلی گلی عورت مارچ کے نعرے لگیں گے. کچھ خواتین و حضرات اس کو پسند کریں گے، کچھ اس کو ناپسند کریں گے، لیکن کل ملا کے مدعا یہ ہے کہ جب تک ہم خواتین کے مسائل کو اجاگر نہیں کریں گے تب تک ہم خواتین کے مسائل کے حل کی طرف نہیں جا پائیں گے. آج کے شو سے اتنا ہی. اپنے میزبان چودھری شجر عباس کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آئندہ ہفتے نئے حقائق، نئے انکشافات اور نئے تجزیوں کے ساتھ. اللہ نگہبان.